Welcome everyone. This is lecture 64 and 65 of income tax. The ongoing topic is agricultural income, and under this topic the subtopic for the current session is the incomes that are partly agricultural and partly non-agricultural, and then we'll discuss about a list of agricultural and non-agricultural incomes. So let's begin. So before starting with the current session, here's a quick recap of what we have done in the previous session. एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग किया था हमने प्रीवियस सेशन में, जिसमें हमने देखा था कि ये जो इनकम्स हैं दे आर नोन एज एग्रीकल्चरल इनकम्स. द फर्स्ट वन इज द रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड. कृषि जमीन से अगर आपको कोई किराया मिल रहा है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है. सेकंड इज कृषि कार्यों से यदि आपको कोई आय हो रही है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, दैट इज आल्सो एग्रीकल्चरल इनकम. कोई ऐसी इनकम जो कि आपको एक ऐसे प्रोसेस से हो रही है जो प्रोसेस आप अपनी उपज को मार्केट में बेचने लायक बनाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे प्रोसेस से यदि आपको कोई आय हो रही है, दैट इज आल्सो एग्रीकल्चरल इनकम. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपने बनाया है, उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जब आप सेल करते हैं, उसकी बिक्री करते हैं, उससे जो इनकम होगी दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम. फार्म हाउस से इनकम हो रही है, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम. इसके लिए कंडीशंस थी जो हमने डिस्कस करी थी. एंड नर्सरी में जो बाल वृक्ष होते हैं, सैपलिंग्स या फिर सीडलिंग्स, उनको सेल करके यदि आपको कोई इनकम हो रही है, दैट इज आल्सो एग्रीकल्चरल इनकम. इस बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी इन द लास्ट सेशन. आज का हमारा टॉपिक है ऐसी इनकम्स जो कि पार्टली एग्रीकल्चरल हैं एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल हैं. पार्टली मतलब किसी हद तक जो टोटल इनकम आपको हो रही है उसमें से उस इनकम का कुछ अंश कृषि इनकम है, कृषि आय है, और उसमें से कुछ भाग ऐसा है जो कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है. देखिए, हमें इनकम को एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में डिवाइड करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है दैट इज एग्जेम्प्ट. एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है. और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है, गैर कृषि आय जो भी होती है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है, दैट इज टैक्सेबल. सो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स आपको पे करना होता है. इसलिए आपको इनकम को दो भागों में बांटना जरूरी हो जाएगा. कभी कभी कोई इनकम ऐसी होती है जिसका कुछ पार्ट तो कृषि पार्ट है, कृषि भाग है, और कुछ पार्ट जो है वो गैर कृषि पार्ट है. तो आप क्या करेंगे, आप उस इनकम को दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको इनकम हो रही है टोबैको, तंबाकू उगा रहे हैं आप, और तंबाकू उगाने से आपको जो इनकम होगी वो आपकी कृषि आय है, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम. लेकिन यदि आप उसी तंबाकू से सिगरेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सिगरेट बना रहे हैं, सिगरेट का निर्माण कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम. उसे आप एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोलेंगे, वो गैर कृषि आय है. आई बात समझ में? सो तंबाकू उगा रहे हैं आप यदि, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है. लेकिन अगर आप उसी तंबाकू से सिगरेट का निर्माण कर रहे हैं तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाती है. सो आपको इस टोटल इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, एग्रीकल्चरल में और नॉन एग्रीकल्चरल में. अगेन दूसरा एग्जाम्पल है, यदि आप गन्ना उगा रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई आय आ रही है, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम. लेकिन यदि आप गन्ने से चीनी बना रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप कंडक्ट कर रहे हैं जिससे कि आप गन्ने से चीनी बनाने से आपको आय मिल रही है, तो ये आपकी गैर कृषि आय है, ये आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है. इसको आप पीजीबीपी के अंडर जाकर टैक्स लगाएंगे,
पीजीबीपी क्या है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये आपकी बिजनेस इनकम है, इसके ऊपर आप वहां पर जाकर टैक्स लगाएंगे। इन द अबव एग्जाम्पल, जो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स हैं, यदि यदि आप कोई फसल उगा रहे हैं तो फसल उगाना एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हैं, कोई निर्माण प्रक्रिया कर रहे हैं, उस निर्माण प्रक्रिया को आप कृषि इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कह सकते। उस निर्माण प्रक्रिया को आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। और इसके ऊपर टैक्स कहाँ पर लगता है? जाकर अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए जी, जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड पीजीबीपी। सो एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट, इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाकर टैक्सेबल हो जाती है। ये रीजन है जिस वजह से हम अपनी इनकम को दो भागों में बांटते हैं, एग्रीकल्चरल में और नॉन एग्रीकल्चरल में, ताकि जो एग्रीकल्चरल इनकम वाला पार्ट है उसके ऊपर हम टैक्स देने से बच सकें, और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर हम टैक्स भर पाए। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब अगर आप एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को अलग करना चाहते हैं, सेग्रीगेट करना चाहते हैं, तो कैसे सेग्रीगेट करेंगे? मैंने आपको कहा कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है, और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर द हेड पीजीबीपी। लेकिन आपको उस टोटल इनकम को तोड़ना भी तो होगा, आपको ये देखना भी तो होगा कि उसका कितना हिस्सा एग्रीकल्चरल है और कितना हिस्सा उसका नॉन एग्रीकल्चरल है। सो ये देखने के लिए आपके पास कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? आपके पास 4 रूल्स हैं। वी हैव 4 रूल्स, जैसे कि आप एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को अलग कर सकते हैं। रूल है 7, 7A, 7B एंड रूल नंबर 8। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूल 7। आपका रूल 7 जो है वो जनरल रूल है, सामान्य नियम है। और ये रूल चाय, कॉफी और रबर, क्या बोला मैंने? चाय, कॉफी एंड रबर, इनको छोड़कर बाकी सब पर अप्लाई होगा। टी, कॉफी और रबर के लिए हमारे पास ये 3 रूल्स हैं, 7A, 7B एंड 8। ठीक है जी। सो टी, कॉफी एंड रबर की बात हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन टी, कॉफी एंड रबर को छोड़कर जो बाकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसके लिए हमारे पास क्या नियम है? हमारे पास रूल है 7। सो रूल 7 क्या कहता है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी क्या मानी जाएगी? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? अब मान लीजिए कि आप गन्ने से शुगर बना रहे हैं, गन्ने से चीनी बना रहे हैं। तो जब आप चीनी का निर्माण कर रहे हैं और चीनी को बेच रहे हैं, तो चीनी को बेचने से जो आपको आय हो रही है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि आपने उसके ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोसेस लगाया है। तो वो आपने जो शुगर केन है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करके उससे शुगर बनाई है। सो ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी कैसे कैलकुलेट होगी? आप ये देखेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं, जैसे कि यदि आप गन्ने से चीनी बना रहे हैं, तो चीनी को बेचकर औद्योगिक औद्योगिक उत्पाद क्या है यहाँ पर? यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है? चीनी। तो इस औद्योगिक उत्पाद को बेचकर आपको कितनी आय हो रही है, कितने पैसे आ रहे हैं, आप ये लेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप माइनस करेंगे इसमें से क्या? देखिए, चीनी बनाने के लिए आपने गन्ने का प्रयोग किया होगा, चीनी बनाने के लिए आपने गन्ने का प्रयोग किया होगा। सो आप ये देखेंगे कि जितने गन्ने का आपने प्रयोग किया है, गन्ना क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। गन्ना क्या है? एक कृषि उत्पाद है। तो जिस कृषि उत्पाद का आपने प्रयोग किया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए, औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए, आपने जिस कृषि उत्पाद का प्रयोग किया है
उस कृषि उत्पाद की मार्केट वैल्यू देखेंगे आप क्या है, क्या देखेंगे आप, उसकी मार्केट प्राइस देखेंगे। मान लीजिए कि आपने जो गन्ना इस्तेमाल किया वो 1 लाख रुपए का गन्ना था, अगर हम मार्केट प्राइस देखें उसका, तो आप यहाँ पर 1 लाख माइनस कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर क्या लेंगे आप, यहाँ पर आप लेंगे कि चीनी की बिक्री से आपके पास कितना पैसा आया, वो आप यहाँ पर ले लेंगे। उसमें से आप माइनस करेंगे कि जिस कृषि उत्पाद को आपने इस्तेमाल किया है इस औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए, उसका मार्केट प्राइस क्या है, वो माइनस कर देंगे। और क्या माइनस करेंगे, और आप माइनस करेंगे इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस। इंडस्ट्री में जहां पर आप गन्ने से चीनी बना रहे हैं, उस इंडस्ट्री में आपका और कितना खर्चा हुआ है, इस निर्माण कार्य में आपका कितना खर्चा हुआ है, वो खर्चा भी आप यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो आपके पास निकल के आएगी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गन्ने को उगाने के ऊपर देखो, गन्ने को जब आपने चीनी में कन्वर्ट किया, उसके खर्चे तो आपने यहाँ पर ले लिए, लेकिन गन्ने को उगाने का खर्चा क्या होता है, जो गन्ने को उगाने का खर्चा है उसे आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उगाने का जो खर्चा है वो भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसे आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, खेती की लागत। तो जब आपने गन्ने की खेती करी थी, उस टाइम पे जो खर्चा हुआ था जिसे आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं, क्या आप उसको यहाँ पर माइनस कर पाएंगे? नहीं जी। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो खेती की लागत है, गन्ने को उगाने का जो भी खर्चा है, वो आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ जो इंडस्ट्री में खर्चा हुआ है, जो औद्योगिक खर्चे हुए हैं, सिर्फ उसी को माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे आप खेती की लागत को माइनस नहीं कर सकते। सो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपने कैसे निकालनी है, जो औद्योगिक उत्पाद आपने बनाया है, अगर आपने शुगर बनाई है तो शुगर सेल करने से क्या इनकम आई, यदि आपने सिगरेट बनाई है तंबाकू से, तो सिगरेट को सेल करके आपके पास कितनी आय आई, वो आप यहाँ पर लेंगे। उसमें से आप माइनस करेंगे जिस कृषि उत्पाद का आपने इस्तेमाल किया है इस औद्योगिक उत्पाद के लिए। यदि आपने चीनी बनाई है तो आपने गन्ने का उपयोग किया है, यदि आपने सिगरेट बनाई है तो आपने तंबाकू का उपयोग किया है। तो उस तंबाकू का या फिर उस गन्ने का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, आप ये माइनस कर देंगे यहाँ से। और साथ ही साथ आप माइनस करेंगे जो भी आपके औद्योगिक खर्चे रहे, इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस रहे, वो माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ से आप जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उगाने का खर्चा है, वो आप यहाँ से माइनस नहीं कर सकते। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। अब ये तो बात हुई आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की। अब एग्रीकल्चरल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो कृषि उत्पाद आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया है, कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया है, बताइए यहाँ पर आपने कच्चे माल की तरह क्या इस्तेमाल किया है? गन्ना। जो जिस कृषि उत्पाद का आपने इस्तेमाल किया है कच्चे माल की तरह, आप उसका मार्केट प्राइस ले लीजिए और उसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। देखिए जो खेती की लागत है वो यहाँ पर माइनस होगी। जब आप एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस होगी, लेकिन यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस ही माइनस किए जाते हैं। सो रूल 7 क्या है? रूल 7 इज योर जनरल रूल। और ये जनरल रूल आपका किस बारे में बात करता है कि टी, कॉफी और रबर, इन तीनों को छोड़कर यदि आप किसी और प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, कोई और चीज बना रहे हैं, तो उस केस में आप किस तरह से एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, इस बारे में बताता है आपका रूल नंबर 7। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है हमारा। नेक्स्ट रूल इज रूल 8। Rule 8 relates to the profit from growing and manufacturing of tea. आप चाय उगा भी रहे हैं और
चाय उगाने के साथ-साथ आप चाय की खेती भी कर रहे हैं और चाय का निर्माण भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप खेती करेंगे तभी आप चाय का निर्माण कर पाएँगे। तो आप दोनों चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। आपकी जो इनकम हो रही है, उसमें एक तो चाय को उगाने की इनकम है और साथ ही साथ चाय के निर्माण कार्य से जो आपको मुनाफ़ा हुआ है, वो भी इसी में है। सो अब आप इसको अलग कैसे करेंगे? तो इनकम टैक्स एक्ट ने सिंपल प्रोविज़न दिया है यहाँ पर आपको कि जितना भी प्रॉफ़िट आपको हुआ है, चाय को उगाने से और साथ ही साथ उसका निर्माण करने से, आपको जितना भी प्रॉफ़िट हुआ है, उस प्रॉफ़िट का जो 60% हिस्सा है, उसे आप एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और जो 40% हिस्सा है, उसे आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, यानी कि बिज़नेस इनकम मानेंगे और इसके ऊपर आप टैक्स लगाएँगे अंडर द हेड पीजीबीपी और ये जो 60% हिस्सा है क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम है, तो ये हो जाएगी आपकी एग्ज़ेम्प्ट। दिस इज़ रूल नंबर 8। अब रूल 7A है नेक्स्ट आपका। 7A रिलेट्स टू रबर। आप रबर का निर्माण कर रहे हैं। तो रबर का निर्माण करने से आपको जो इनकम हो रही है उसको अगेन आप 2 भागों में बाँटेंगे। 65% हिस्सा आप एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और 35% हिस्सा जो है दैट इज़ योर नॉन एग्रीकल्चरल और बिज़नेस इनकम। नेक्स्ट इज़ योर रूल नंबर 7B। 7B जो है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉफ़ी, ये कॉफ़ी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर कॉफ़ी में ना आपको 2 चीज़ें देखनी हैं। कॉफ़ी के केस में अगेन आपको 2 चीज़ें देखनी हैं। यदि तो यदि आप कॉफ़ी को सिर्फ़ ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ़ उगा रहे हैं और उसको क्योर कर रहे हैं, सिर्फ़ 2 चीज़ें कर रहे हैं। आप उगा रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं, तो आपका एक केस बनता है। और दूसरा केस बनता है यदि आप कॉफ़ी को उगा भी रहे हैं, उसको क्योर भी कर रहे हैं, उसके बाद उसको भून भी रहे हैं और भुनने के बाद उसको पीस भी रहे हैं। ये 4 चीज़ें कर रहे हैं आप। तो यहाँ जहाँ पर आप कॉफ़ी के ऊपर सिर्फ़ 2 प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो आपका ये पार्ट एप्लीकेबल होगा पार्ट ए और जहाँ पर आप कॉफ़ी के ऊपर ये 4 चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका अलग रूल अप्लाई होगा। तो जहाँ पर आप सिर्फ़ कॉफ़ी को ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको क्योर कर रहे हैं, वहाँ पर आपका जो 75% हिस्सा है आय का उसे एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और जो 25% हिस्सा है दैट इज़ योर बिज़नेस इनकम। लेकिन यदि आप चारों के चारों प्रोसेसेस कर रहे हैं, इन दैट केस जो 60% इनकम है दैट इज़ योर एग्रीकल्चरल इनकम एंड रिमेनिंग 40% विल बी योर बिज़नेस इनकम। सो ये 4 रूल्स हैं जिससे कि आप अपनी टोटल इनकम को 2 पार्ट्स में बाँट सकते हैं एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल। देखिए ये आपका समरी का चार्ट है। यहाँ पे मैंने सारी समरी लिखी है। सबसे पहले रूल नंबर 7 की समरी। रूल नंबर 7 कहाँ अप्लाई होता है? रबर, टी और कॉफ़ी को छोड़कर बाकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के केस में आपका रूल 7 अप्लाई होगा और रूल 7 क्या कहता है कि व्हाट इज़ योर एग्रीकल्चरल इनकम? आप सबसे पहले लेंगे कि जो आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाया है, फॉर एग्जांपल यदि आपने गन्ना बनाया है या फिर यदि आपने टोबैको को ग्रो किया है, उस केस में आप उसकी मार्केट वैल्यू लेंगे और उसमें से आप माइनस करेंगे उगाने का खर्चा दैट इज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, उसको आप माइनस कर देंगे एंड व्हाट विल बी योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम? जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस आपने सेल किया है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस क्या है? शुगर के केस में शुगर के केस में शुगर इज द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस एंड टोबैको के केस में सिगरेट इज द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। सो शुगर या फिर टोबैको को सेल करके जो आया माइनस जो आपने कृषि उत्पाद यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर केन इस्तेमाल किया है, टोबैको इस्तेमाल किया है, उसका मार्केट प्राइस आप माइनस करेंगे और साथ ही साथ आप माइनस करेंगे इंडस्ट्रियल कॉस्ट। 7B आपका रबर के साथ रिलेटेड है। रबर के केस में 65% आप एग्रीकल्चरल इनकम एज्यूम करते हैं और 35% आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एज्यूम करते हैं। 7B कॉफी से रिलेटेड है और कॉफी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यदि आप 2 ही चीजें कर रहे हैं, सिर्फ आप कॉफी को उगा रहे हैं और क्योर कर रहे हैं तो 75 एंड 25%। और यदि आप कॉफी के ऊपर 4 चीजें कर रहे हैं, तो उस केस में एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट कम माना जाता है 60% एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ज्यादा मानी जाती है दैट इज 40%, क्योंकि यहाँ पर आपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस ज्यादा किया है
इसलिए यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ज्यादा मानी जाएगी। और टी के केस में रूल 8 अप्लाई होता है। रूल 8 कहता है कि 60% विल बी योर एग्रीकल्चरल इनकम एंड 40% विल बी योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये है आपके पास लिस्ट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसकी लिस्ट बताइए, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स बताइए कि कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जंगल के एरिया से ट्रीज को उखाड़ कर अपनी जमीन पर, किसी दूसरी जमीन पर ले जाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसको नर्चर करते हैं, और जब वो ट्री और ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको हम सेल कर देते हैं। रीप्लांटेड ट्री का मतलब क्या हुआ, जब आप एक जमीन से हटाकर पेड़ को दूसरी जमीन पर लगाते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, और उसके बाद उस रीप्लांटेड ट्री को सेल कर देते हैं, उसको सेल करने से आपके पास जो भी इनकम आती है उसे आप एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। सेकेंड इन द लिस्ट इज रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। इस बारे में तो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि कृषि जमीन से यदि आपको कोई किराया मिल रहा है तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। थर्ड इज इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स। यदि आप फूल उगा रहे हैं, फूलों का काम कर रहे हैं, फूलों को उगाने का काम कर रहे हैं, तो वहां से आपको आय आती है, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। अब देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट आता है। मान लीजिए कि आप मिस्टर ए हैं। देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ए है, और जो ए है वो ABC फर्म, एक ABC फर्म है, उसमें पार्टनर है। और इस ABC फर्म का जो काम है वो क्या है, ये ना एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करती है। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस क्या है, ये कृषि कार्यों में इन्वॉल्व है। ये जो फर्म है ये कृषि कार्यों में लगी हुई है। इस ABC फर्म के जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हैं उसमें से जो भी इनकम हो रही है उसका कुछ हिस्सा इसके पास जा रहा है, उसका कुछ प्रॉफिट या कुछ हिस्सा मिस्टर ए के पास जा रहा है। सो यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है कि यदि आप किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं जो कि कृषि कार्यों में लगी हुई है, और उस फर्म के एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस की वजह से आपको कोई इनकम होती है, जैसे कि आपको फर्म के प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलता है या फिर फर्म के प्रॉफिट्स में से सैलरी मिलती है, तो उसे आप एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस फर्म का काम क्या है, कृषि कार्य करना। इसलिए यदि आपको इस फर्म से कोई इनकम आ रही है तो ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, और मिस्टर ए को इस इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो भी इसी के साथ रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट या शेयर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सो यदि किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उसकी कैपिटल पर कोई ब्याज मिल रहा है, और वो फर्म जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है, तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स। भाई आप बीजों की बिक्री कर रहे हैं, यदि आप बीज की बिक्री कर रहे हैं उससे आपको आय हो रही है, दैट इज योर एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स पे नहीं करना है। तंबाकू के पत्ते सूखे हुए जो तंबाकू के पत्ते हैं उनको यदि आप सेल करते हैं, वहां से आपको इनकम आती है, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम, आपको टैक्स पे नहीं करना है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ओले पड़ जाते हैं, जैसे आप ओलावृष्टि कहते हैं और इंग्लिश में आप उसे हेल स्टॉर्म कहते हैं। ओलावृष्टि की वजह से जो फसल है उसको बहुत नुकसान होता है। तो यदि ओलावृष्टि से फसल को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई के लिए यदि इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है, देखिए क्रॉप इंश्योरेंस होती है, क्रॉप इंश्योरेंस क्या है कि यदि
आपकी फसल को किसी वजह से कोई नुकसान होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है। अब मान लीजिए कि आप एक कल्टीवेटर हैं, कृषक हैं और आपने क्रॉप इंश्योरेंस ले रखी है और ओलावृष्टि की वजह से, हेल स्टॉर्म की वजह से आपकी जो फसल है उसको भारी नुकसान हुआ है, तो बट ऑब्वियस है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन मिलेगी, नुकसान की भरपाई मिलेगी। सो ये जो नुकसान की भरपाई आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल रही है, इसे एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि आप पशुओं के मालिक हैं, आप कैटल के ओनर्स हैं और कैटल के ओनर्स होते हुए आप अपने पशुओं को इजाजत दे रहे हैं कि वो किसी फॉरेस्ट एरिया में, किसी फॉरेस्ट लैंड में, किसी जंगल वाले एरिया में जाकर अपने पशुओं को चराएं, अपने पशुओं को वहां पर जाकर चराएं और आपको ये जो पशुओं के मालिक हैं, इनको पशुओं को वहां पर चराने के लिए पैसे मिलते हैं, कुछ इनकम होती है, तो ऐसी इनकम को भी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। सो क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम में? रीप्लांटेड ट्रीज से यदि आपको इनकम हो रही है, एग्रीकल्चरल लैंड से आपको रेंट आ रहा है, आप फूल उगा रहे हैं और फूलों के उगाने से आपको कोई इनकम हो रही है, एग्रीकल्चरल इनकम है। आप एक ऐसी फर्म में पार्टनर हैं जो पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, कृषि कार्यों में लगी हुई है। यदि उस पार्टनरशिप फर्म से आपको कोई प्रॉफिट या फिर सैलरी मिलती है या फिर आपको उस फर्म से कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो ऐसे प्रॉफिट को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। आप बीजों की बिक्री कर रहे हैं, वहां से इनकम हो रही है, एग्रीकल्चरल इनकम है। सूखे हुए तंबाकू के पत्ते सेल कर रहे हैं, उसको सेल करके इनकम हो रही है, एग्रीकल्चरल इनकम है। ओलावृष्टि की वजह से यदि आपको इंश्योरेंस कंपनी से नुकसान की भरपाई मिलती है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है। और यदि आप पशुओं के मालिक हैं और आपको इस वजह से पशुओं को किसी जंगल वाले एरिया में चराने की वजह से कोई इनकम मिल रही है, दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। अब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स कौन कौन सी हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये लिस्ट है आपके पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स की। क्योंकि ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स हैं तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स आर टैक्सेबल, इनके ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन का बिजनेस है आपका, वहां से आपको इनकम आ रही है। ये गैर कृषि आय है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, इसको आप बिजनेस इनकम मानकर पीजीबीपी के अंडर जाकर टैक्स लगाएंगे। इनकम फ्रॉम बी हाइविंग, आप मधुमक्खी पालन का आपका बिजनेस है, एग्जेम्प्ट नहीं है, आपको टैक्स पे करना है बिजनेस इनकम मानकर। डेयरी फार्मिंग, दूध उत्पादन से आपको कोई इनकम हो रही है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। फिशरी से, मछली पकड़ने का आपका धंधा है, आपका मछली पकड़ने का काम है, ऐसे में कोई इनकम हो रही है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस इनकम, आपको वहां जाकर टैक्स लगाना होगा। फिफ्थ इन द लिस्ट इज, देखिए कभी कभी जंगली घास, बांस, फल, फूल या पेड़ अपने आप ही उगाते हैं। कोई जमीन ऐसी है जिसके ऊपर ये जंगली घास फूस वगैरह अपने आप उगाते हैं, तो ऐसे में यदि आप इन जंगली घास, बांस, फल, फूल या पेड़ों को बेच देते हैं और इनको बेच के यदि आपको कोई इनकम होती है, ये आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्यों है? क्योंकि आपने इसके ऊपर एफर्ट नहीं किया है, आपने इसके ऊपर मानवीय प्रयास नहीं करे हैं। ये घास अपने आप उगी है, ये पेड़ अपने आप उगे हैं, आपने इसके ऊपर कुछ भी कल्टीवेशन नहीं करी है, आपने इनके ऊपर कृषि कार्य की मेहनत नहीं करी है, इसलिए ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। दिस इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट आपका आता है कि कभी कभी जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो साहूकारों से पैसा उधार पर ले लेते हैं। मनी लेंडर्स जिनको आप कहते हैं, साहूकारों से पैसा उधार पर ले लेते हैं और उनको जो ब्याज देते हैं, जो साहूकारों को ब्याज देते हैं, वो पैसों के रूप में नहीं देते, वो उपज के रूप में दे देते हैं।
तो एक फार्मर जो कि साहूकार को उपज के तौर पर रेंट दे रहा, इंटरेस्ट दे रहा है, ऐसा इंटरेस्ट जो मनी लेंडर को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? पैसों में नहीं मिल रहा, उपज के रूप में मिल रहा है। क्या ये मनी लेंडर के लिए एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी? नो, दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि मनी लेंडर ने ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर किसी भी तरह का एफर्ट नहीं किया है, इसीलिए इसे मनी लेंडर के लिए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और ये इसकी बिजनेस इनकम में जाकर टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है, एक ऐसी कंपनी है जो कि अपनी एग्रीकल्चरल इनकम में से डिविडेंड पे करती है। एक ऐसी कंपनी जो अपनी कृषि आय में से डिविडेंड पे करती है, क्या ऐसा डिविडेंड, क्या ये डिविडेंड जो है ये एग्रीकल्चरल इनकम है? नो, दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद यदि आपको इनकम होती है, आप मक्खन बना रहे हैं या फिर आप चीज का निर्माण कर रहे हैं, पनीर का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे में यदि आपको कोई इनकम होती है, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब देखिए, कभी कभी आपने टीवी सीरियल्स या फिल्म्स में देखा होगा कि फार्म हाउस की शूटिंग हो रही होती है, फार्म हाउस में जाकर वो लोग शूटिंग करते हैं। तो यदि किसी फार्म हाउस में टीवी सीरियल या फिल्म की शूटिंग हो रही है और उस फार्म हाउस को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई इनकम हो रही है, ये इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी, दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद एक जमीन ऐसी है जिसके ऊपर आप ईंटों का निर्माण कर रहे हैं, ईंटों का भट्टा है, आप ईंटों का निर्माण कर रहे हैं और उस जमीन से यदि आपको कोई इनकम आ रही है, दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, उसे कृषि आय नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडिंग क्रॉप्स। आपने क्या किया? आपने खड़ी फसल को ही खरीद लिया, आपने खड़ी फसल को खरीद लिया और खड़ी फसल को खरीद कर आपने उसको आगे सेल कर दिया, उसको बेच दिया आगे। क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम है? नहीं। तो यदि आप स्टैंडिंग क्रॉप्स को खरीदते हैं और खरीद कर आगे बेच देते हैं, तो आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस नहीं कर रहे, आप कृषि कार्य नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? आप सेल एंड परचेज का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और ये बीच पीजीबीपी में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजिंग एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। एक ऐसा व्यक्ति आपने हायर कर लिया, जो व्यक्ति आपकी एग्रीकल्चरल संपत्ति, जितनी भी कृषि संपत्ति है, उसका प्रबंधन करेगा। आपके पास टाइम नहीं है, आपने एक बाहरी व्यक्ति रख लिया, वो बाहरी व्यक्ति आपकी सारी की सारी कृषि संपत्ति का प्रबंधन करेगा, उसे मैनेज करेगा और उस व्यक्ति को आप कुछ रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, कोई सैलरी दे रहे हैं आपकी कृषि संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए। तो ऐसी रेम्यूनरेशन जो उस व्यक्ति को, जो उस मैनेजर को रिसीव हो रही है, क्या वो रेम्यूनरेशन उसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम है? एब्सोल्युटली नॉट, दिस विल बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फॉर सच पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, देखिए कभी कभी जो कृषि जमीन है उसका कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया जाता है। कंपल्सरी एक्विजिशन क्या है? अनिवार्य अधिग्रहण। उसको जो सरकार है कंपल्सरली एक्वायर कर लेती है और जब कंपल्सरी एक्वायर किया जाता है वो लैंड, तो उसके बदले में मुनाफा भरपाई करी जाती है, आपके लॉस की भरपाई करी जाती है, आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करी जाती है। सो यदि ये जो भरपाई का अमाउंट आपको कृषि जमीन को एक्वायर करने के लिए मिल रहा है, क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम है? नहीं जी, दिस इज ऑल्सो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ऐसी जमीन जिसके ऊपर मंडी लग रही है, वीकली हफ्ता मंडी लग रही है या वैसे ही किसी तरह की कोई मंडी लग रही है, ऐसी जमीन से आपको कोई इनकम आ रही है, क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम है? नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इज, आप नमक बना रहे हैं, कैसे? आप जमीन के ऊपर सारा का सारा समुद्री पानी, जमीन के ऊपर समुद्री पानी को फ्लड करके गिराकर आप नमक का निर्माण कर रहे हैं और उस नमक को आप सेल करके इनकम अर्न कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, उसको आप एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहते हैं। सो ये आपकी लिस्ट है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स की। एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं। मुर्गी पालन से इनकम
हो रही है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। मधुमक्खी पालन, दूध उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, मछली पकड़ने से यदि आपको इनकम हो रही है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। जंगली घास, बांस, फल, फूल, पेड़ों को सेल करने से यदि आपको इनकम हो रही है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। साहूकार को जो इंटरेस्ट मिल रहा है उपज के तौर पे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एक कंपनी जो कि एग्रीकल्चरल इनकम में से डिविडेंड देती है, दैट डिविडेंड इज आल्सो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। बटर या चीज मेकिंग कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चरल है। फार्म हाउस में टीवी सीरियल या फिल्म की शूटिंग के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ईंट बनाने के लिए आप किसी लैंड का इस्तेमाल कर रहे थे और वहां से आपको इनकम हो रही है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। खड़ी फसल को आप बाय कर रहे हैं और आगे उसको रीसेल कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। एग्रीकल्चरल संपत्ति, कृषि संपत्ति को संभालने के लिए, प्रबंधन करने के लिए आपको सैलरी मिल रही है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। आपके जो कृषि जमीन है उसका अनिवार्य अधिग्रहण हुआ है और अनिवार्य अधिग्रहण के चलते आपको कॉम्पनसेशन मिली है, आपको भरपाई की राशि मिली है, दैट इज ऑल्सो नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। जहां पर मंडी लगती है उस लैंड से आपको इनकम हो रही है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। यदि आप नमक बना रहे हैं लैंड को समुद्री पानी से फ्लड करके, दैट इज ऑल्सो नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए ये है आपका एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो इनकम्स की लिस्ट दी गई है, क्या ये इनकम्स एग्रीकल्चरल इनकम्स हैं या फिर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स हैं, ये देखना है आपको। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ शेयर होल्डर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है और ये जो कंपनी है, ये पूरी की पूरी इसकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। उस एग्रीकल्चरल इनकम में से डिविडेंड मिल रहा है। देखिए कौन सा पॉइंट है, अभी 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 हमने डिस्कस किया था। देखिए विच पॉइंट इज दिस, ये देखिए ये है हमारा पॉइंट नंबर 7, डिविडेंड पेड बाय कंपनी आउट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। ये क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। सो दिस इज व्हाट, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये हमने पॉइंट 7 में डिस्कस किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। आप फूल उगाने का काम कर रहे हैं। क्या है ये, फूल उगाने का काम कर रहे हैं, वहां से आपको इनकम हो रही है। क्या है ये, दिस इज एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए ये हमने किया था पॉइंट नंबर 3 में, लिस्ट 1 की पॉइंट नंबर 3 में किया था हमने। दिस इज व्हाट, दिस इज एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम का पॉइंट 3। इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट। अब एरियर्स क्या है, एरियर्स है बकाया। आपको बकाया किराया मिल रहा है, बकाया किराया था आपका कोई, उस बकाये किराए के ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है। बकाया किराया के ऊपर आपको कोई ब्याज मिल रहा है। कौन सा किराया था, एग्रीकल्चरल लैंड का जो किराया था वो आपका कुछ पिछला पेंडिंग था, जब आपको वो मिला तो उसके साथ आपको ब्याज भी मिला। आप खुद ही सोचिए ये क्या होगा, दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्यों, क्योंकि क्या आपने यहाँ पर कोई कृषि कार्य किया है, क्या किसी तरह का कोई कृषि कार्य आपने किया है जिस वजह से आपको ये इंटरेस्ट हो रहा है, नहीं। तो आपको ये देखना है कि क्या आपने कोई कृषि कार्य किया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई किसी तरह का कृषि कार्य नहीं किया है। सो ऐसे ये जो इंटरेस्ट है दैट इज योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज ऑफ क्रॉप। इंश्योरेंस कंपनी से आपको फसल के नुकसान की भरपाई मिल रही है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज योर एग्रीकल्चरल इनकम। कमीशन अर्नड बाय अ ब्रोकर फॉर सेलिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक ब्रोकर है, एक बीच का पर्सन है, मिडल मैन है, ये फार्मर से, किसान से उपज खरीद कर और आगे बेच रहा है।
क्या ये कहीं पे कोई कृषि कार्य कर रहा है? क्या ये कोई कृषि कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा। ये सिर्फ क्या कर रहा है? ये परचेज करके सेल कर रहा है। सो दिस इज योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये इसको बिजनेस इनकम मानकर पीजीबीपी के अंडर टैक्स लगाना होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज दैट हैव ग्रोन स्पॉन्टेनियसली, अपने आप उगे हुए जो ट्रीज हैं उनको आपने सेल किया है, वहां से इनकम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने मानवीय प्रयास, क्या यहाँ पर मानवीय प्रयास है? क्या यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट है? नहीं जी, ह्यूमन एफर्ट नहीं है। आपने कोई मानवीय प्रयास नहीं किया, कोई कृषि कार्य नहीं किया, ये पेड़ अपने आप ही उगे थे, आप सिर्फ उनको बेच रहे हैं। दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट, आप एक जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं साल्ट बनाने के लिए, नमक बनाने के लिए, और इस तरह से ये हम ऑलरेडी लास्ट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं इसका। दिस इज योर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। प्लीज डोंट गो बाय माय हैंडराइटिंग। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन सिंगापुर, हमने एग्रीकल्चरल इनकम का जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, सिर्फ उसी जमीन, वही जमीन जो कि इंडिया में है, सिर्फ वही एग्रीकल्चरल लैंड जो कि इंडिया में है, उससे आपको कोई इनकम आ रही है, उसी को आप एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं, क्योंकि ये सिंगापुर में स्थित लैंड है, सिंगापुर में सिचुएटेड लैंड है, इसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ फार्मर, फार्मर ने जो लोन लिया था उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। क्या कहीं पे भी कोई कृषि कार्य की बात है यहाँ पर? भाई ब्याज के ऊपर किसी तरह का कोई कृषि कार्य नहीं है। दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल को आप खरीद कर बेच रहे हैं, यहाँ पर कृषि कार्य नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? आप खरीद कर बेच रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। दिस इज योर नॉन एग्रीकल्चरल और बिजनेस इनकम। उसके बाद आपकी ये इलस्ट्रेशन आती है, मिस्टर बैनर्जी के पास बहुत सारी जायदाद है और रबर, टी और कॉफी की खेती करते हैं वो उसमें। ही डिराइव्स इनकम फ्रॉम देम। इस रबर, चाय और कॉफी की खेती से इनको इनकम हो रही है। He has also a nursery wherein he grows plants, और उनके पास साथ ही साथ नर्सरी भी है, पौधशाला है, जहाँ पर वो प्लांट्स उगाते हैं और उनको बेचते हैं। For the previous year ending 31st March 2020, वो अपनी इनकम्स का ब्यौरा देते हैं इस तरह से, और you are requested to compute the taxable income for the assessment year। रबर से उनको जो इनकम हो रही है दैट इज 6 लाख, कॉफी को ग्रो और क्योर करने से 2,80,000, 6,20,000 टी से, और जो प्लांट्स बेच रहे हैं वो नर्सरी के थ्रू, उससे उनको इनकम हो रही है 65,000। आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले पर्टिकुलर्स ले लेते हैं, एंड देन उस टोटल इनकम में से एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट कितना रहेगा एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी रहेगी, ये देख लेते हैं वेरी क्विकली। देखिए सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट है रबर वाला। रबर मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपका रूल कौन सा अप्लाई होता है? रूल 7A अप्लाई होता है। आपकी टोटल इनकम जो है दैट इज 6 लाख,
और रबर के केस में एग्रीकल्चरल इनकम कितना हिस्सा माना जाता है? 65%। 6 लाख का 65%, 3,90,000 एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी, और जो बाकी का हिस्सा है दैट इज 35%, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, 2,10,000। सेकंड है आपका कॉफी। कॉफी के भी दो पार्ट्स थे आपके। क्या डिस्कस किया था हमने कि यदि ग्रोन एंड क्योर्ड दो ही चीजें हैं, उस केस में आप क्या लेते हैं? 75 एंड 25%। सो यहाँ पर 75 एंड यहाँ पर 25. This comes out to 2,10,000 and this will be 70,000. और कॉफी के लिए आपका रूल है 7B. सी आपका आता है टी, टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, रूल है आपका 8 टी के लिए। और यहाँ पर आपका रूल क्या कहता है? 60% एंड 40%। इस तरह से आप बाइफरकेट करते हैं। 60% ऑफ व्हाट? 6,20,000 का 60%, which comes out to 3,72,000, and 6,20,000 का 40%, which comes out to 2,48,000. और लास्ट आपका है, आप नर्सरी के जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऑफ नर्सरी, पौधशाला के जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनको आप सेल कर रहे हैं। इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी पूरी की पूरी इनकम एग्रीकल्चरल मानी जाती है, इसमें से ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती। पौधशाला से जो इनकम है दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। तो पूरी की पूरी 65,000 आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। सो आपकी टोटल एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आई? टोटल एग्रीकल्चरल इनकम इज 10,37,000 and here 5,28,000. जो एग्रीकल्चरल इनकम है दिस विल बी exempt under section 10(1) and this is taxable अंडर द हेड पीजीबीपी। से बिजनेस इनकम माना जाएगा और पीजीबीपी के अंडर ये टैक्सेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।